देखो गिवन है एनसीईआरटी में हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन नेचर। In atomic form, it consists of only one proton and one electron. अब ये बात तो आपको पता ही है। However, in elemental form, it exists as a diatomic molecule. नेचर में ये किस फॉर्म में मिलता है? एटॉमिक फॉर्म में तो मिलता नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म। एंड इज कॉल्ड डाइहाइड्रोजन। तो वो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। अब आगे देखो, बोले इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट। बाकी एलिमेंट जो नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनके कंपेयर में ये सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, do you know that the global concern related to energy can be overcome to a great extent by the use of hydrogen as a source of energy? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का सोर्स है। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का सोर्स है। और क्या स्पेशल फीचर है हाइड्रोजन का? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो बोले इनफैक्ट हाइड्रोजन इज ऑफ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज यू विल लर्न इन दिस यूनिट। तो इस चैप्टर में हमें हाइड्रोजन का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो पढ़ना है। ऊपर आप देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि टॉप 10 एलिमेंट 99%, ठीक है, जो नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था। 99% नहीं 90%, सॉरी 90% था हाइड्रोजन। 9 अलग आ गया। ठीक है, 9 बढ़ा दिया तुमने। हाँ, हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, हीलियम के बाद जो है फिर और भी एलिमेंट्स थे। तो जो पहले 6-7 एलिमेंट थे उनका जो टोटल एबंडेंस था वो 99% था। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। Hydrogen is the most abundant element in the universe। ठीक है, और क्या बोला? हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अभी मैं जो बता रहा था, हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, फिर आगे हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो ये आगे वाले डिस्कशन से आ रहे हैं। तो आप देखो बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहा है हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। However, its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past। आपको पता है हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो एल्काली मेटल से भी मैच करती है और हैलोजन से भी मैच करती है। इसलिए हाइड्रोजन को एक्चुअल में कहां रखा जाए इसको लेकर के प्रॉब्लम। तो हाइड्रोजन is the first element in the periodic table. However, its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past. As you know by now that the elements in the periodic table are arranged according to their electronic configurations. Hydrogen has electronic configuration 1s1। देखो पहले पॉइंट में यही चीज डिस्कस हुई है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। ठीक है, on one hand its electronic configuration is similar to the outer electronic configuration of alkali metals।
अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो ये एल्कैली मेटल के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, तो इस हिसाब से इसको एल्कैली मेटल के साथ रखा जाना चाहिए। ठीक है, which belong to the first group of the periodic table. On the other hand, like halogens with ns2np5 configuration belonging to the 17th group of the periodic table, अगर हम हैलोजन को कंसीडर करें 17th ग्रुप में है, ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन अचीव करना चाहेगा, डुप्लेट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के अंदर डुप्लेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है और हैलोजेंस में ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी हो गई हाइड्रोजन और हैलोजेंस के बीच में। तो on the other hand, like halogens with ns2np5 configuration belonging to the 17th group of the periodic table, it is short by 1 electron to the corresponding noble gas configuration. ठीक है, helium. Hydrogen therefore has resemblance to alkali metals which lose 1 electron to form unipositive ion. जैसे alkali metal एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है, H पॉजिटिव। ठीक, as well as with halogens with which gain 1 electron to form uni-negative ion. अगर हम हैलोजन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो X नेगेटिव बना लेते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव बनाएगा, और जब ये H नेगेटिव बनाएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बोले लाइक एल्कैली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स। अक्सर ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कुछ एविडेंसेस बताओ जिनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को एल्कैली मेटल्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, या पूछा जाता है कि आप कुछ एविडेंसेस बताओ जिनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ होना चाहिए, या आपसे ये पूछते हैं कि कुछ एविडेंसेस बताओ जिनके बेसिस पे हम ये बोल सके कि हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन। समझ में आया कि नहीं? अब उसके लिए आपको यही पॉइंट्स लिखने होंगे जो यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो फिर कुछ और सिमिलरिटी बता रहे हैं। एक तो है एल्कैली मेटल्स के साथ सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आई। ठीक है, दूसरी सिमिलरिटी आई कि एल्कैली मेटल्स यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन भी यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है। तीसरी सिमिलरिटी देखो, बोल रहा है कि जैसे एल्कैली मेटल्स ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाता है। एल्कैली मेटल जैसे सोडियम है तो Na2O बना लेता है, Na2S बना लेता है, NaX बना लेता है। वैसे हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन H2O बना लेता है, H2S बना लेता है, HX बना लेता है। देखो सिमिलरिटी है ना। However, unlike alkali metals, it has a very high ionization enthalpy. भाई एल्कैली मेटल्स की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में लोवेस्ट होती है। ठीक है, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एलिमेंट बोला जाता है अपने अपने पीरियड का, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट है, इसीलिए ये अपने पीरियड के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हैलोजेंस में होती है। ठीक, तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे बोले तो हाइड्रोजन को एल्कैली मेटल के साथ नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? हैलोजन के साथ होना चाहिए। तो however, unlike alkali metals, it has a very high ionization enthalpy and does not possess metallic characteristic. alkali metals, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। तो
इट हैज अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डज नॉट पोजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ये सब डिसिमिलरिटी हो गई एल्काली मेटल के साथ, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। In fact, in terms of ionization enthalpy, hydrogen resembles more with halogens. अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे देखें तो इसका रिजेम्बलेंस हैलोजन के साथ ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 किलो जूल पर मोल है, जो कि एल्काली मेटल्स में हाईएस्ट है, ठीक है। और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1312 किलो जूल पर मोल है, जो कि जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला एल्काली मेटल है उससे डबल से भी ज्यादा है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा है। और ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये 1680 किलो जूल पर मोल जो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके क्लोज है ये वैल्यू। और अगर आप देखोगे तो हैलोजेंस में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ही होती। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है, ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और उसके क्लोज ये वैल्यू जा रही है। शायद नीचे वाले हैलोजेंस को आप देखोगे कंपेयर करोगे तो उनके बराबर पहुंच जाएगी आयनाइजेशन। तो हाइड्रोजन रिजेंबल्स मोर विथ हैलोजेंस। Ionization enthalpy of lithium is 520 kilojoule per mole. Fluorine is 1680 kilojoule per mole, and that of hydrogen is 1312 kilojoule per mole. Like halogens, it forms a diatomic molecule. जैसे halogens X2 बना लेते हैं, F2, Cl2, Br2, I2, वैसे हाइड्रोजन क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। अब देखो ये रिजेम्बलेंस के पॉइंट है किसके साथ, हैलोजन के साथ। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, रिजेम्बलेंस है किसके साथ, हैलोजन के साथ। हैलोजेंस बनाते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन भी बनाता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, रिजेम्बलेंस है, ठीक। हैलोजन बनाते हैं यूनी नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन भी बनाता है यूनी नेगेटिव आयन, रिजेम्बलेंस है। हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑक्टेट से, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, हाइड्रोजन में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो ये सब सिमिलरिटी के पॉइंट हो जाएंगे हैलोजेंस के साथ। तो लाइक हैलोजेंस इट फॉर्म्स अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, कंबाइंस विथ एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके हाइड्राइड बनाता है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है, और वो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होता है, कार्बन के साथ। वो बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इट फॉर्म्स अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, like halogens it forms a diatomic molecule, combines with elements to form hydrides and a large number of covalent compounds. However, in terms of reactivity it is very low as compared to halogens. अब ये सब सिमिलरिटी भले है हैलोजन के साथ, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी हैलोजन जैसी नहीं है, ठीक है। तो डिसिमिलरिटी हो गई। इसकी रिएक्टिविटी एल्काली मेटल जैसी भी नहीं है। भाई एल्काली मेटल जैसी भी रिएक्टिविटी नहीं है, हैलोजन से भी, हैलोजन जैसी भी रिएक्टिविटी नहीं है, ये दोनों से अलग कैरेक्टरिस्टिक हो गई। आया समझ में। अब जरा देखो यहाँ पे क्या गिवन है भाई, नोट्स में क्या गिवन है। बोला इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव, ठीक है, जैसे एल्काली मेटल में होता है। गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H नेगेटिव, जैसे हैलोजन में होता है। सही है। तो H पॉजिटिव ही बनाता है एल्काली मेटल के करस्पॉन्डिंग, और H नेगेटिव ही बनाता है हैलोजेंस के करस्पॉन्डिंग। और क्या है, इट कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स एज एल्काली मेटल्स, ठीक है। H2O, H2S, और क्या, HX,
अगर हम एल्कैली मेटल की बात करें तो वो क्या बनाते हैं, M2O, M2S, और क्या बनाते हैं, MX। M मतलब कोई भी एल्कैली मेटल, ठीक। फिर क्या है, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, 1312 किलोजूल पर मोल, जो कि क्लोज है किसके, हैलोजेंस के। फिर क्या है, इट डज नॉट पोजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता। फिर क्या है, इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इट कैन फॉर्म हाइड्राइड्स, इट कैन फॉर्म हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे NaH, CaH2, AlS3, ये सब क्या है, हाइड्राइड्स है, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, CH4, C2S6, NH3, ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव, वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत ही अनरिएक्टिव है, और इसके पीछे वजह क्या होती है, इसके पीछे वजह ये होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर सकता, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लो है, मैग्नीट्यूड वाइज लो है, हैलोजन जैसी सिचुएशन नहीं है, क्लियर। तो न तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, ना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। और क्या प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए पहले से जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ब्रेक करना होगा, और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, HH सिंगल बॉन्ड, ये जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एलिमेंट में ऑब्जर्व होता हो, अगर उन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात की जाए तो सबसे स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होता है, सिमिलर एटम, ठीक है, सिमिलर एटम के बीच में। तो फिर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, और जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ये किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से अनरिएक्टिव, समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन क्यों अनरिएक्टिव है, तो आप बोलोगे इसकी एनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, तो एल्कैली मेटल जैसी रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाता। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता, मतलब हैलोजन जैसी रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाता। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो आसानी से ये मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए ये बहुत अनरिएक्टिव है, समझ में आया। तो अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, विच कुड नॉट बी सप्लाइड एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो एनर्जी सप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है। हेंस इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोजन इज केमिकली इनर्ट। हो गया क्लियर। अब देखो ना, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है, सिस्टमैटिक तरीके से लिखे हुए, कितना बढ़िया काम हो गया सोचो है? नहीं तो मैं क्या करता मालूम है, मैं यही एनसीईआरटी समझा देता आपको, फिर नोट्स आपको बनाना पड़ता है, अब फिर आप खूब बना लेते नोट्स,
और नोट्स भी जो है फालतू नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप इंफॉर्मेशन ऐड किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी का हर पॉइंट है नोट्स में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूछी जाती है, ये समझ लेना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल से 10 से 20% का डेविएशन होता है एनसीईआरटी से, 10 to 20%। जबकि यही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर देन 50% डेविएशन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो इंफॉर्मेशन है उससे 50% डेविएट कर जाते हैं। फिजिकल में फिजिकल में भी 40% के करीब है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स की वैरायटी है। ठीक है, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आ ही जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ हाँ, मतलब इसकी भी जरूरत पड़ रही है क्या? मानस है भाई, मानस। अच्छा, ओके। अच्छा, अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में है। अभी पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं, फिर आते हैं इस पॉइंट पे। देखो पेज नंबर 285 लेफ्ट साइड का जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है in spite of the fact that hydrogen to a certain extent resembles both with alkali metals and halogens। ठीक है, कुछ रिजेम्बलेंस एल्काली मेटल के साथ है और कुछ रिजेम्बलेंस हैलोजन के साथ है। फिर आगे बोल रहा है इट डिफर्स फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है, कुछ ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको लेकर के अगर हम देखें तो ये दोनों से डिफरेंट है। ठीक, जैसे बोल रहा है कि नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेस। पर्टिनेंट मतलब टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट। पर्टिनेंट मतलब होता है रेलिवेंट, टू द पॉइंट। ठीक, नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेस एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। कहां रखा जाए इसको? बोले लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस। भाई हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बचा क्या? प्रोटॉन। कहां है वो? न्यूक्लियस में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको क्या मिल गया? हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल गया। H पॉजिटिव इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, H पॉजिटिव इज प्रोटॉन, इसलिए उसको प्रोटॉन बोलते हैं ना। ठीक है, तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस H पॉजिटिव ऑफ साइज क्या है? 1.5 into 10 to the power -3 पिकोमीटर। मतलब फर्मी ऑर्डर का है, 1.5 फर्मी ऑर्डर की वैल्यू है ये। बोले दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ 50 to 200 पिकोमीटर। नॉर्मली जो एटम्स हैं या आयंस हैं उनका साइज 50 पिकोमीटर से 200 पिकोमीटर की रेंज में साइज होता है। हाँ, जबकि यहां पे जो साइज आप देख रहे हो वो साइज जो है फर्मी ऑर्डर का है। मतलब एटॉमिक और आयनिक साइजेस जो है वो एंगस्ट्रॉम साइज के होते हैं, जबकि यहां पे जो साइज है वो फर्मी साइज का है। मतलब कहां 10 to the power -10 मीटर ऑर्डर की वैल्यूज और कहां पे 10 power -15 मीटर ऑर्डर की वैल्यूज। ठीक है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अब सोचो इतना छोटा आयन है और उस पर पूरा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है
आयन उतना अनस्टेबल होता है। समझ में आया? आप बहुत छोटे सरफेस पे पूरा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का रख रहे हैं, इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो बहुत अनस्टेबल होगा। जबकि वहीं पे सोडियम आयन को अगर आप ले लो तो सोडियम आयन का साइज काफी बड़ा है, और उस बड़े सरफेस पे आपने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से सोडियम आयन फ्रीली एग्जिस्ट करता है। समझ आया कि नहीं? सोडियम आयन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, बट हाइड्रोजन आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। So this is extremely small as compared to normal atomic and ionic sizes of 50 to 200 picometer. As a consequence, H positive does not exist freely and is always associated with other atoms or molecules. ठीक है? Thus, it is unique in behavior and is therefore best placed separately in the periodic table. तो ये एक मेन वजह बता रहे हैं कि इसका जो आयनिक साइज है वो बहुत छोटा है, कैटायनिक साइज बहुत छोटा है, वो साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपेरेबल है, जबकि नॉर्मली जो आयन का साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम साइज का होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो अब जरा आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बोले H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, rather always associated with other atoms or molecules, because as compared to normal atomic and ionic size जो कि 50 to 200 पिकोमीटर की रेंज में होता है, साइज ऑफ H पॉजिटिव इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस के कंपेरेबल है ये साइज। ठीक है, अब ये डेटा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्पेशली मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पे देखो वही एक्सप्लेनेशन जो अभी मैं बता रहा था आपको कि एज H पॉजिटिव इज न्यूक्लियस ओनली, एज H पॉजिटिव इज न्यूक्लियस ओनली, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई। जिस बच्चे ने ये नोट्स बनाया है ना, इस बच्चे ने भी ऐसे ही क्लास अटेंड की है जैसे आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद उसने कितना अच्छा काम किया, देखो उसको कितनी दुआएं मिल रही होंगी। ठीक है भाई, अगली जनरेशन के लिए जो उसने अच्छा काम किया ना, तो as H positive is nucleus only, its surface charge density is very high, hence very unstable. ठीक है, hence very unstable, high surface charge density है, इसलिए ये क्या है, बहुत अनस्टेबल है। आप यहां पे बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी is inversely proportional to surface charge density. किसकी स्टेबिलिटी? ऑफ आयन। किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी? ऑफ आयन। सही है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिस्कस किया जा रहा है।
So the stability is inversely proportional to. Surface charge density of ion. Okay, sir. अब देखो क्या लिखा हुआ भाई फर्स्ट पॉइंट, डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, 70% ऑफ टोटल मास, ठीक है, 70% ऑफ टोटल मास, एंड द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। अगर हम सोलर एटमॉस्फेयर को भी देखें तो वहां भी ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट एलिमेंट है, ठीक है। फ्यूजन जब होता है तो फ्यूजन में हाइड्रोजन ही तो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी की ही इंफॉर्मेशन है। देखो लिखा हुआ है डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। द जायंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। However, due to its light nature, it is much less abundant, 0.15% by mass, in the Earth's atmosphere. अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखें तो इसका एबंडेंस कितना है, 0.15% by mass. बोले ऑफ कोर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट्स 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कंबाइंड फॉर्म में अगर देखें तो ये अर्थ क्रस्ट में 15.4%, in the combined form it constitutes 15.4% of the earth's crust and the oceans. In the combined form, besides in water, it occurs in plant and animal tissues, वहां भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में, हाइड्राइड्स के फॉर्म में, इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मेनी अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इसका एबंडेंस बता रहे अलग अलग फॉर्म में। तो आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, 70% ऑफ टोटल मास, एंड द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। फिर बोला इट इज थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। It contributes 0.15% by mass in Earth atmosphere. अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.15% by mass. It is due to its light nature. फिर बोला इन कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट्स 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ओशंस। यहां पे देखो सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात नहीं हो रही है, अर्थ क्रस्ट और ओशंस को मिलाकर के बात की जा रही है। तो अगर हम दोनों को कंसीडर करते तो भाई वहां पे तो वाटर के फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में, और अगर हम अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन के हाइड्राइड के फॉर्म, बताओ हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर आप देखो तो वो जो ये प्लांट है, प्लांट एनिमल, ठीक है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो वो सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ये अमाउंट बोला जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, बोला है कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, हाइड्राइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एटसेट्रा। हाँ वो हाइड्रोकार्बन को अगर आप देखोगे तो वैसे तो वो कार्बन का हाइड्राइड ही है, ठीक है। बाकी हाइड्राइड्स में आप देखोगे तो उसमें मेटल के हाइड्राइड्स भी आ जाएंगे, कुछ दूसरे जो नॉन मेटल्स है उनके भी हाइड्राइड आ जाएंगे। अब देखो आगे बोल रहा है कि ऑन प्लैनेट्स लाइक जुपिटर,
On planets like Jupiter and Saturn, it is present in large amount. ठीक, फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस किया जा रहा है. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट हेडिंग एनसीईआरटी में देखो. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. पता है आपको? कैन यू गेस हाउ these isotopes differ from each other? तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के टर्म्स में. सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है. न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इनका मास नंबर चेंज हो रहा है. प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है. तो बोले these isotopes differ from one another in respect of presence of neutrons. Ordinary hydrogen protium has no neutrons. Deuterium, also known as heavy hydrogen, has 1 and tritium has 2 neutrons in the nucleus. In the year 1934, an American scientist, Harold C. Urey, got Nobel Prize for separating hydrogen isotope of mass number 2 by physical methods. तो ड्यूटेरियम को प्रोटियम से किसने सेपरेट किया सबसे पहले? हेरोल्ड सी यूरे. ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला. आगे देखो, बोले द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम. टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन मतलब टेरेस्ट्रियल, अर्थ पे टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन. The predominant form is protium. Terrestrial hydrogen contains 0.0156% of deuterium, mostly in the form of HD. हाई डिफिनीशन के फॉर्म में होते हैं. SD फॉर्म में नहीं होता, HD फॉर्म. ये HD बेसिकली H2 जैसे है ना, वैसे ही एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ड्यूटेरियम के साथ. HH, HD, HT, DD, TT. क्या क्या हो सकता है? HH, HD, HT, DD, TT, DT. ये सब हो सकते. समझ में आया? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ये सब मिल जाएंगे. तो इसमें जो ये टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है, वो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? HD के फॉर्म. मतलब हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ड्यूटेरियम. ये बेसिकली ये जो HD है ना, ये HD आपके प्लेनेट पे नहीं है, ये है मून पे, ये दूसरे प्लेनेट्स पे है. इसी हाइड्रोजन को लाने की बात हो रही है कि इस हाइड्रोजन को अगर लाएं और फिर उसके बाद इसको अगर यूज किया जाए तो इससे जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर प्रोडक्शन है ना, वो बहुत सस्ता हो जाएगा. ठीक है, लेकिन लाया कैसे जाए? दिक्कत ये है. उससे बढ़िया ये है कि वहीं पे बिजली बना लो और फिर वायर से जो है हाँ, और क्या. The predominant form is protium. Terrestrial hydrogen contains 0.0156% of deuterium, mostly in the form of HD. The tritium concentration is about 1 atom per 10 to the power 18 atoms of protium. अगर प्रोटियम का 10 to the बात मत करना भाई, मजे मत लेना, नहीं तो बाद में बहुत मजे आएंगे. ठीक है, एकदम से जब इनऑर्गेनिक पे आते हैं ना तो लोग एकदम इनऑर्गेनिक हो जाते हैं. इनऑर्गेनिक में मजा ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाद में. अच्छे से समझ लो, एक बार में सब समझ में आ जाएगा बढ़िया से, नहीं तो फिर यहीं सिर पीटोगे. द प्रीड और जो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना. इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए उसको स्पेशली रिवाइज करना है. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम.
Terrestrial hydrogen contains 0.0156% of deuterium, mostly in the form of Hd. The tritium concentration is about 1 atom per 10 to the power 18 atoms of protium. अगर protium का 10 power 18 atom है तो एक एटम ट्रिटियम का होगा. अब इससे आप ट्रिटियम कंसंट्रेशन का पता कर सकते हो. कितना अनस्टेबल है ट्रिटियम ये आपको पता चल जाएगा. Of these isotopes, only tritium is radioactive. तीनों में रेडियोएक्टिव कौन है? ट्रिटियम. एंड इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स. ट्रिटियम क्या है? ट्रिटियम इज नेचुरल बीटा इमीटर. ठीक है, ट्रिटियम इज नेचुरल बीटा इमीटर. तो ये जो है ना इस तरीके से बीटा पार्टिकल इमिट करता है. 1s3 gives -1 इलेक्ट्रॉन 0. ये होता है बीटा पार्टिकल. प्लस 2He3. हाँ वो बीटा के साथ एंटी न्यूट्रॉन हमेशा बीटा. तो ये इस तरीके से बीटा पार्टिकल को इमिट करता है. ये है बीटा पार्टिकल. इसके बारे में मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. ट्रिटियम का हाफ लाइफ बता रहे 12.33 ईयर्स है. हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें वो आधी हो जाती है, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसका न्यूक्लियस जितना पहले था उसका आधा प्रेजेंट होता है, आधा डिसइंटीग्रेट कर जाता है. जैसे मान लो कि अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में थे तो जिस टाइम के बाद n/2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोला जाएगा. ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है? 12.33 ईयर्स. तो आ गया समझ में? आप जरा इधर आ जाओ भाई, नोट्स में देखो है सारी इंफॉर्मेशन. हाफ लाइफ टाइम इन विच, डिफिनेशन लिखो, टाइम इन विच half of total number of radioactive nuclei gets decayed. Radioactive nuclei gets decayed. ठीक है, डिके कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं. तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से है भाई? प्रोट्रियम है, थोड़ा कलर बदलते नहीं. हाँ, तो प्रोट्रियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम. ठीक, ड्यूटेरियम इज नोन एज हैवी हाइड्रोजन. ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन. हेरोल्ड सी यूरे सेपरेटेड ड्यूटेरियम बाय फिजिकल मेथड्स. ठीक है, फिर बोला प्रोटियम इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, whereas tritium is radioactive. Tritium is radioactive and emits low energy beta particle. अभी ये जो बताया था वो रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है. ठीक है, 1s3 gets converted into 2He3 plus -1 इलेक्ट्रॉन 0. और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है भाई? T half 12.33 years. NCERT टेबल 9.1, ये टेबल की बात कर रहे हैं. ठीक है, देखो NCERT में ये टेबल, ये
इसकी बात हो। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव एबंडेंस परसेंटेज वाइज तीनों आइसोटोप का गिवन है। हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम का कितना है 99.985%, ये प्रोटियम है। और ड्यूटेरियम कितना है 0.0156%, और ट्रिटियम कितना है 10⁻⁻15%। ठीक है, ये परसेंटेज किस हिसाब से है, बाय मास, ये परसेंटेज बाय मास है। समझ में आया? रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008, ड्यूटेरियम का 2.014, ट्रिटियम का 3.016। मेल्टिंग पॉइंट आप देखो, अब इससे आपको एक ट्रेंड भी पता चलेगा। ठीक है, जो हैवियर आइसोटोप्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लाइटर आइसोटोप से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीज करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेवियर आइसोटोप, bond formed by heavier isotope is stronger than that of bond formed by lighter isotope. ठीक है, मतलब जैसे कार्बन से प्रोटियम बॉन्डेड है, कार्बन से ड्यूटेरियम बॉन्डेड है, कार्बन से ट्रिटियम बॉन्डेड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड, और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन प्रोटियम बॉन्ड। इसका मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन के हैं अगर उनको देखा जाए तो सबसे वीक बॉन्ड HH बॉन्ड है, HH बॉन्ड, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड TT बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो हाइड्रोजन का 13.96 केल्विन, ड्यूटेरियम का 18.73 केल्विन, ट्रिटियम का 20.62 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट देखो हाइड्रोजन का 20.39 केल्विन, ड्यूटेरियम का 23.67 केल्विन, और ट्रिटियम का 25 केल्विन। डेंसिटी आप देखो हाइड्रोजन का 0.09, ड्यूटेरियम का 0.18, ट्रिटियम का 0.27। मतलब ड्यूटेरियम की डेंसिटी प्रोटियम की डेंसिटी का डबल, ट्रिटियम की डेंसिटी प्रोटियम की डेंसिटी का ट्रिपल। हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, तो हीट ऑफ फ्यूजन डेटा यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए गिवन है, ट्रिटियम के लिए नहीं गिवन है। क्यों नहीं गिवन है भाई, रेडियो एक्टिव है, आइडेंटिटी बदलता रहेगा, तो आप जो वैल्यू मेजर करोगे आप क्लियरली बता नहीं सकते कि वो ट्रू वैल्यू है या नहीं। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाइड्रोजन का 0.117 किलो जूल पर मोल और ड्यूटेरियम का 0.197 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा है। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा है, हीट ऑफ फ्यूजन भी ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा है, डेंसिटी भी ड्यूटेरियम की प्रोटियम से ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप देख रहे हो हाइड्रोजन की कम, ड्यूटेरियम की ज्यादा। नेचुरल से बात है, ट्रिटियम के लिए वैल्यू होती तो और ज्यादा होती। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर है, बराबर है भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बराबर होगा। चेंज आप न्यूक्लियस के अंदर कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस पे थोड़ी चेंज कर रहे हो, इसलिए क्या होगा, एटॉमिक साइज बराबर होगा। एटॉमिक साइज बराबर होगा तो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन बराबर होगा। जब इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन बराबर है मतलब बॉन्ड लेंथ बराबर है। अगर बॉन्ड लेंथ बराबर है तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग कैसे हो गई, बोलो। अब तो यही बोलते हो ना कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ सेम है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है,
फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे अलग हो गई? जेड इफेक्टिव कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ना वो स्ट्रांग हो रहे हैं न्यूट्रॉन आने से, और वो न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे भी आ जाता है। साइज बहुत छोटा है, वही मैं बोल रहा हूं कि साइज बहुत छोटा है ना, एटॉमिक साइज भी तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस पे भी उसका इफेक्ट आ जाता है। तो जैसे जैसे आइसोटोप हैवी होता जाएगा, क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाए, क्योंकि दोनों उतने ही अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहे, इसलिए लाई तो वो बीच में ही करेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आया भाई? यस सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 1312 किलोजूल पर मोल है हाइड्रोजन के लिए। क्या आपको लगता है बाकी के लिए क्या होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए? गिवन तो नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, वही न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट उस पर भी आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, उस पर भी होगा इसका इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा कहां पे, ट्रिटियम में, उससे कम अट्रैक्शन ड्यूटेरियम में, और सबसे कम अट्रैक्शन प्रोटियम में। हुआ क्लियर? कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस तो बराबर ही होगा। क्यों, कैसे बोला मैंने बराबर होगा? अरे इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बराबर है, तो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन का हाफ को ही तो कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। समझ में आया? तो कोवेलेंट रेडियस बराबर होगी। आयनिक रेडियस बराबर होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, ये सब क्या होंगे, इक्वल। समझ में आया भाई? नहीं नहीं, रट न्यूट्रल नहीं, बस ऑर्डर, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, हीट ऑफ फ्यूजन का ऑर्डर, हीट ऑफ वेपराइजेशन का ऑर्डर। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आप उस आंसर कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट स्कूल एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पे आप देखो, बोल रहे हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनका मतलब सेम है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, बट बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ ड्यूटेरियम डिक्रीजेस एट रिक्वेस्ट ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में प्रोटियम इन्वॉल्व है H2, और उसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है D2। फॉर एग्जाम्पल आप अमोनिया बना रहे हो, नाइट्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं,
और अमोनिया बनाने का नाइट्रोजन के साथ आप ड्यूटेरियम को रिएक्ट करा रहे हैं। तो जहां पे ड्यूटेरियम इन्वॉल्व होगा वहां पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रिएक्शन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा ड्यूटेरियम के केस में। तो वही बात बोला है कि बट रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ ड्यूटेरियम डिक्रीजेस एट रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, फिर यहां पे बोला है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर ड्यू टू मास डिफरेंस। आपको याद हो तो मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जब डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बोला था कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में एक बात तुक्के से सही हो गई। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास डिपेंडेंट होती है। ये तुक्के से सही है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास अगर डिफर कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज इज गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू केमिकल प्रॉपर्टी और न्यूक्लियॉन्स के थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टी गवर्न होती है। ठीक है भाई? यस सर। अब आप देखो यहां पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर हम कंसीडर करें, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कंसीडर करें तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। तो अब ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, अब उसको यहां पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, देखो बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म known as ortho and para hydrogen. The nucleus of an atom has nuclear spin. अब ये क्या है उसके बैकग्राउंड में ये बात बता रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है the nucleus of an atom has nuclear spin in similar way as electron possesses in an orbital. जैसे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अपनी स्पिन होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी अपनी स्पिन होती है। ठीक है, उसको न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। ठीक, तो बोला द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज सिमिलर स्पिन, हैज न्यूक्लियर स्पिन इन सिमिलर वे एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ठीक, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द टू न्यूक्लियाई मे बी स्पिनिंग, द टू न्यूक्लियाई मे बी स्पिनिंग आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। वहां पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की स्पिन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की स्पिन क्या हो सकती है? दोनों में सेम हो सकती है, मतलब दोनों में क्लॉकवाइज हो सकती है या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि एक में क्लॉकवाइज हो और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो। समझ में? तो अगर दोनों में सेम स्पिन है तो एक टाइप का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, और दोनों में अपोजिट स्पिन है तो दूसरे टाइप का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्लियर? तो उस न्यूक्लियर स्पिन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के टाइप में चेंज आ जाता है। तो अब देखो बोला कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज न्यूक्लियर स्पिन इन सिमिलर वे एज इलेक्ट्रॉन possess in an orbital. In hydrogen molecule the two nuclei may be spinning either in same direction or in opposite direction. ठीक है, this give rise to spin isomerism. इसकी वजह से क्या होता है? स्पिन आइसोमेरिज्म अराइज होती है, ड्यू टू व्हिच टू स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट। तो ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या है? स्पिन आइसोमर्स। क्लियर? फिर देखो स्पिन आइसोमेरिज्म इज आल्सो ऑब्जर्व्ड
Spin isomerism is also observed in other diatomic molecules such as O2, F2, Cl2, etc. उनमें भी इसी तरीके से spin isomerism ऑब्जर्व होती है। जैसे H2 में स्पिन हाइड्रोजन में स्पिन आइसोमेरिज्म है, वैसे ही F2 में भी ऑब्जर्व होती है, O2 में भी ऑब्जर्व होती है, Cl2 में भी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, बोले स्पिन आइसोमर्स possess considerable differences between their physical properties such as boiling point, specific heat, thermal conductivity etc. तो ये जो स्पिन आइसोमर्स हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है भाई? स्पिन आइसोमर्स possess considerable differences between their physical properties such as boiling point, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर इंटरनल एनर्जी। और ये डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि इनकी इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे, अब किसको ऑर्थो बोल रहे हैं, किसको पैरा बोल रहे हैं? जैसे ये देखो, ये एक डायटोमिक स्पीसीज है। अब इसमें जो न्यूक्लियन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, इसका न्यूक्लियन भी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, मतलब सिमिलर स्पिन। तो ये सिमिलर स्पिन वाला जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑर्थो हाइड्रोजन की टोटल स्पिन क्या है? 1, हाफ प्लस हाफ 1। समझा है कि नहीं? हाफ प्लस हाफ, जैसे हम टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय हाफ, वैसे ही यहां पे टोटल स्पिन की बात हो रही है। तो टोटल स्पिन इसकी क्या हो गई? हाफ प्लस हाफ 1। ठीक, अब यहां पे आप देखो, एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला है, तो यहां पे टोटल स्पिन क्या हो गई? 0 हो गई। प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ 0। यहां पे प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, ठीक है, तो 1। तो अगर दोनों में स्पिन सेम है तो वो क्या है? ऑर्थो हाइड्रोजन। दोनों में स्पिन अपोजिट है तो पैरा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? सिमिलर न्यूक्लियर स्पिन है दोनों में तो ऑर्थो हाइड्रोजन, अपोजिट न्यूक्लियर स्पिन है दोनों में तो पैरा हाइड्रोजन। यहां पे बोल रहा है कि पैरा हाइड्रोजन possess लोअर एनर्जी देन ऑर्थो हाइड्रोजन। इसकी एनर्जी क्या है? लोअर है, ठीक है। तो लो इंटरनल एनर्जी होगी किसकी? पैरा की, लो इंटरनल एनर्जी। और यहां पे हाई इंटरनल है। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? पैरा ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोजन possess lower energy than ortho hydrogen. Due to this fact, at absolute zero temperature, molecular hydrogen contain, ध्यान देना, absolute zero temperature पे molecular hydrogen, ये इंफॉर्मेशन कट रही है, मैं लिख देता हूं, molecular, हाँ बोलो, molecular hydrogen contains only क्या? पैरा फॉर्म, क्योंकि पैरा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा वो सिर्फ किस फॉर्म में होगा? पैरा फॉर्म में होगा, उसमें कोई ऑर्थो फॉर्म नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां पे बोल रहे हैं as the temperature increases,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो सिर्फ पैरा फॉर्म है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंपोजिशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन आल्सो इंक्रीजेस। भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सिर्फ पैरा फॉर्म है, तो रूम टेम्परेचर भी क्या सिर्फ पैरा फॉर्म होगा? रूम टेम्परेचर पे पैरा और ऑर्थो दोनों होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? ऑर्थो फॉर्म का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर अगर आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा? ऑर्थो फॉर्म ज्यादा हो सकता है पैरा फॉर्म के कंपेयर। As the temperature increases, composition of orthohydrogen also increases. ठीक है, पैरा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो फॉर्म। तो ये डिस्कशन है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का। ये समझ में आ गया? ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर्स। ठीक है, जिसमें क्या है? न्यूक्लियर स्पिन में डिफरेंस है। ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है? दोनों न्यूक्लियाई में सिमिलर स्पिन। पैरा हाइड्रोजन में दोनों न्यूक्लियाई में अपोजिट स्पिन। ऑर्थो हाइड्रोजन की टोटल स्पिन 1, पैरा हाइड्रोजन की टोटल स्पिन 0। ऑर्थो हाइड्रोजन की टोटल इंटरनल एनर्जी ज्यादा, पैरा हाइड्रोजन की इंटरनल एनर्जी कम। इस वजह से पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। और इस वजह से क्या होता है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो एनसीईआरटी में आगे इन्होंने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, कैसे प्रिपेयर करते हैं डाई हाइड्रोजन को। तो बोल रहा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग डाई हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। तो आप यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी के जितने प्रिपरेशन मेथड्स हैं सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी मिलेंगे और इनफैक्ट उन मेथड्स का जो नेम है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। नेम पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर रही है एनसीईआरटी से। तो प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं? बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, लैब मेथड। लैब में हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो बोल रहा है कि जैसे ग्रेन्युलेटेड जिंक है, ग्रेन्युलेटेड जिंक मतलब जिंक पाउडर, पाउडर्ड जिंक। ठीक, पाउडर्ड जिंक या ग्रेन्युलेटेड जिंक। ये पाउडर्ड जिंक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाउडर्ड जिंक में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? जिंक ज्यादा एक्सपोज्ड होगा विथ एसिड, तो उससे रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे क्या है? ग्रेन्युलेटेड जिंक है प्लस एसिड, इससे क्या बन गया? जिंक सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे मान लो आप कंसीडर करते हो एसिड की जगह पे H2SO4। अगर आप H2SO4 को यूज करोगे तो क्या होगा? ZnSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से रिएक्शन को लिख सकते हो। जिंक प्लस H पॉजिटिव कहां से आ रहा है? फ्रॉम एसिड, तो गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव। इसके साथ एसिड का एनायन जुड़ जाएगा, जो भी एसिड होगा उसका एनायन यहां पे अटैच हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप जिंक को मिनरल एसिड से रिएक्ट कराओ। मिनरल एसिड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? जिंक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा प्रिपरेशन मेथड है जिंक प्लस एक्वस एल्काली। जिंक के साथ एक्वस एल्काली, तो यहां पे क्या बन गया? सॉल्ट बना और हाइड्रोजन। जैसे एक रिएक्शन यहां पे गिवन है, जिंक प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट।
सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है भाई? अब देखो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हो। तो अगर लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पे क्या है? वाटर है, वाटर के अंदर एसिड ऐड कर दिया। एसिड क्यों ऐड किया भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर तो बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बहुत लो होगा। वो कंसंट्रेशन इतना कम है कि उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व होती। समझ में? हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने का मतलब कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तब पास होगी जब वहां कोई चार्ज कैरियर होगा। चार्ज कैरियर कौन होगा? आयन। वाटर के अंदर आयन बहुत कम नंबर में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है? आयन का नंबर बढ़ाना है। और आयन भी ऐसा ऐड करना है जो ऐसा नहीं है कि इतना आलसी हो कि वो मूव ही ना करता हो। फास्ट मूविंग आयन चाहिए, एक ऐसा आयन चाहिए जिसकी मोबिलिटी ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, हाइड्रोजन आयन की आयनिक मोबिलिटी कैटायन में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है? कैटायंस में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होती है? H पॉजिटिव की। इसलिए यहां पे एसिडिफाइड वाटर लिया है। लॉजिक समझना पूरा। प्योर वाटर नहीं लिया है, क्या लिया है? एसिडिफाइड वाटर लिया। क्यों लिया भाई? क्योंकि प्योर वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो है। सर H+ की प्रेजेंस में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसकी डिसोसिएशन कम नहीं होगी, कॉमन आयन इफेक्ट। वाटर पे तू कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा? लगेगा इतना ज्यादा अमाउंट में है और तू कितना एसिड डालेगा भाई उसमें? वैसे भी मेजर सोर्स तो फिर वो एसिड हो जाएगा ना। तो माइनर सोर्स हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो ये समझ में आ गया एसिडिफाइड वाटर क्यों लिया है? टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ solution, acidified water is taken into consideration. तो electrolysis of acidified water using platinum electrodes, ठीक है? तो यहां पे कहीं ये लिखा हुआ है, हाँ ये लास्ट में देखो एनसीईआरटी में ये जो प्रिपरेशन वाला पूरा डिस्कशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन से ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन से ऊपर देखो क्या लिखा हुआ? प्रेजेंटली नियरली 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। अभी ये डिस्कस होगा। 18% फ्रॉम कोल, ठीक है? 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। इसी की बात कर रहे हैं, ये जो मेथड अभी डिस्कस हो रहा है। इससे जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन की डिमांड है उसमें कितनी परसेंट डिमांड को ये फुलफिल करता है? 4%। एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन कट रही है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। परसेंटेज प्रोडक्शन जो है वो 4% प्रोडक्शन है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। 2H2O लिक्विड इलेक्ट्रोलिसिस कराया। देखो वाटर में क्या है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। याद रखना जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं
तो कैटायन जाता है कैथोड पे, कैट कैट, कैटायन कैथोड, और एनायन कहा जाता है एनोड पे, एनायन कहा जाता है एनोड पे, कैटायन कहा जाता है कैथोड पे। कैटायन कैथोड पे जाता है और वहां रिड्यूस हो जाता है, एनायन एनोड पे जाता है और वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? लिख लेना भाई, ज्ञान की बात बता रहा हूं। कैटायन कहा जाता है कैथोड, एनायन कहा जाता है एनोड। कैटायन कैथोड पे जाके क्या करता है? रिड्यूस हो जाता है। एनायन एनोड पे जाकर के क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो पहला वाला, ये कहां बना है? एट कैथोड। ठीक है, हाइड्रोजन कहां बना? कैथोड पे। कैसे बना? कैसे बना भाई? ऐसे। ऐसे बना है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कहां हुई? कैथोड। और ये कहां बना? एनोड पे बना। अच्छा, ओवरऑल आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? देखो 2H2O, 2H2O मतलब इसके अंदर कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना। वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? H पॉजिटिव के फॉर्म में, 4H पॉजिटिव। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हाइड्रोजन की? +4। और यहां पे 0। कितने यूनिट का रिडॉक्स चेंज हुआ? 4 यूनिट का, 4 यूनिट का ना। तो अगर 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, कितना मोल इलेक्ट्रॉन का पास करना पड़ेगा? 4 मोल इलेक्ट्रॉन का पास करना पड़ेगा। 2 मोल वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो चार्ज ऑफ 4 मोल इलेक्ट्रॉन इज 4 फैराडे। तो 2 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, फालतू में नहीं बता रहा, ये भी पूछा गया। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर 4 Faraday electricity is passed. For electrolysis of 2 mole of water, 4 Faraday electricity is passed. 4 Faraday electricity is passed. ठीक है, यानी कि 4 Faraday इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे कितना मोल गैस का प्रोड्यूस हो रहा है? टोटल मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड 3 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का। मतलब अगर ये वॉल्यूम एसटीपी पे देखा जाए तो कितना होगा? 3 × 22.4 लीटर। मतलब ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे देखो बोला ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। In order to produce 2 mole hydrogen at cathode, 1 mole oxygen at anode, 4 mole electron, that is 4 Faraday of electricity must be passed through electrolytic solution. सारी बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे वही वो बताया गया जो अभी मैंने बोला कि एसिडिफाइड वाटर क्यों ले रहे हैं।
तो एसिडिफाइड वाटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वाटर के अंदर अगर H पॉजिटिव होगा तो H पॉजिटिव की आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट होती है अमंग केटायन। ठीक है, वही बात यहां लिखी जा रही है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट अमंग केटायन। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट अमंग केटायन। ये क्लियर हो गया भाई? फिर उसके बाद देखो सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड में। सेकेंड मेथड बोले हाई प्योरिटी हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। अब ये भी पूछा गया है कि अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म हाइड्रोजन का चाहिए तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट हाइड्रोजन का कौन से मेथड से प्रोड्यूस होता है, ये भी पूछा गया है। समझ में आ रहा है? इनमें से कौन हाइड्रोजन का लेबोरेटरी मेथड है, ये भी पूछा गया है। ये सब पूछे गए। तो हाई प्योरिटी greater than 99.95% dihydrogen is obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution. Warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrodes. ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, लेकिन यहां पे क्या यूज किया जा रहा है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वार्म, उसको स्लाइटली हीट करके इलेक्ट्रोलिसिस करा। ठीक है, तो हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। तो ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में बता रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolyzing of brine solution. ब्राइन सॉल्यूशन की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इस मेथड के बारे में आप पढ़ोगे आगे, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का मेथड। ठीक है, 10th में था, 11th में भी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल के साथ है। So it is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. Brine solution क्या होता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन होंगे। अब जरा इसको देखो, सोडियम आयन है सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन है सॉल्यूशन के अंदर, क्लोराइड आयन है सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयन है सॉल्यूशन के अंदर। क्या क्या प्रेजेंट है? एनायन में Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहां से आया? NaCl से। OH नेगेटिव कहां से है? वाटर से। कैटायन में क्या है? Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव। Na पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड से, H पॉजिटिव वाटर से। अब देखो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पे दो कैटायन के बीच में कंपटीशन होगा। दोनों कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे ना, Na पॉजिटिव भी जाएगा, H पॉजिटिव भी जाएगा, और एनोड पे दो एनायन के बीच में कंपटीशन होगा। Cl नेगेटिव भी जाएगा और OH नेगेटिव भी जाएगा। अब कंपटीशन का विनर कौन होगा? कोई एक होगा। समझ में? तो बोलते हैं कि जो एनोड पे कंपटीशन चल रहा है उसका विनर है क्लोराइड आयन। कौन है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Cl2 बना देता है। ठीक, कैथोड पे जो रिएक्शन चल रही है उसका विनर कौन है? हाइड्रोजन आयन। कौन है विनर? हाइड्रोजन आयन। तो वहां क्या बन जाती है? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब देखो यही हाइड्रोजन गैस चाहिए ना, तो ये कहां मिल रही है? कैथोड पे। और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्लोरीन बन रहा है कहां पे? एनोड पे। और सॉल्यूशन में भी कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बचा है सॉल्यूशन में, NaOH बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में मिल गया, क्लोरीन गैस एनोड पे मिल गई, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिल गई।
आ गया समझ में? हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया। हाँ सब कुछ सब था। तो बोला इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. During electrolysis the reactions that take place are, अब एनोड की रिएक्शन में देखो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन गैस बनी है। कैथोड की रिएक्शन में आप देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हुआ, तो वाटर में बेसिकली H पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, तो H पॉजिटिव के रिडक्शन से हाइड्रोजन बन गई और OH नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट है। देखो OH नेगेटिव आपको वापस मिल गया, ठीक है। यही हाइड्रोक्सिल आयन सोडियम आयन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्लियर हो गया भाई? हाँ, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, उससे भी हाइड्रोजन मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और प्योरेस्ट हाइड्रोजन कैसे मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और लार्ज स्केल पे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस में लार्ज स्केल पे अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो अब बाकी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जेरोक्स करा लेना नोट्स का।